हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय रहेगा वो 10th क्लास की क्षितिज भाग 2 पुस्तक है। तो उसका जो लेसन है बाल गोविंद भगत, उस लेसन के विषय में पढ़ते हैं। ये बाल गोविंद भगत एक जो रामवृक्ष बेनपुरी, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो रामवृक्ष बेनपुरी का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने प्रकृति से रिलेटेड रचनाएं लिखी, उन्होंने पहाड़ों के विषय में लिखा, उन्होंने गेहूं और गुलाब एक रचना है वो लिखी, उन्होंने जो मील का पत्थर, नेत्रदान और माटी और गुलाब, जो इस प्रकार की जो रचनाएं उन्होंने लिखी। और इस तरह माटी की मूर्ति, उनकी जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण जो रचना है हिंदी साहित्य में, उसका महत्वपूर्ण स्थान है। और रामवृक्ष बेनपुरी का जो साहित्यिक योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते। तो बाल गोविंद भगत एक जो रेखा चित्र है, रेखा चित्र में एक ऐसे व्यक्ति या एक ऐसे स्थान को इस प्रकार उकेरा जाता है क्योंकि उसकी जो छवि है वो जो श्रोता होता है उसके मन में अच्छी तरह से उभर जाए और उससे उसका जो स्वर्णिम जो पल है उसको ना भूले। तो रामवृक्ष बेनपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद जो भगत जो लेसन है उसके विषय में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल गोविंद भगत श्री रामवृक्ष बेनपुरी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने ऐसे सुंदर जो पलों का वर्णन किया गया है और ऐसी इस तरह से इस प्रकार के चरित्रों को उभारा गया है जिसमें मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना को समझा गया है। और इसमें वेशभूषा और बाह्य अनुष्ठानों का अर्थ है कि वहाँ बाहर जो किए जाने वाले अनुष्ठान से कोई सन्यासी नहीं हो सकता। यानी कि कहने का अर्थ है कि वेशभूषा और उसके पहनावे के ढंग से, यानी कि व्यक्ति कैसा दिख रहा है उसके पहनावे के ढंग से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वो जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है। अब जो संन्यास के आधार तो केवल जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। इसी आधार पर लेखक की बाल गोविंद भगत एक सन्यासी के विषय में बताया गया है। साथ ही लेखक ने ऐसे रेखा चित्र के माध्यम से सामाजिक जो हमारी जो रूढ़ियां होती है, अर्थात हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, उन पर करारा जो व्यंग्य किया गया है। और इसमें जो बाल गोविंद भगत के जो जीवन की विशेषताओं पर प्रकट किया गया है कि उनका जो शरीर, जो उनका जो किस प्रकार उनकी काठी किस प्रकार थी, किस प्रकार का उनका जो शरीर दिखाई दे रहा था। तो वो जो बाल गोविंद भगत है एक मंझले जो कद के जो व्यक्ति है और उनकी जो उम्र है वो 60 है। और वो किस प्रकार है कि वो गोरे चिट्टे जो व्यक्ति है और 60 जो वर्ष कितनी है, 60 वर्ष गोरे चिट्टे व्यक्ति है। और उनका जो कद है वो 60 वर्ष के आसपास गोरे चिट्टे व्यक्ति हैं और वे तन पर मात्र एक लंगोटी पहनते हैं और सिर पर कबीर पंथियों की सी एक कनपटी टोपी धारण किए हुए। हम कभी देखते हैं कि ऐसी टोपी जो केवल कान तक ही पहनी जाए। और वे गृहस्थ थे और उनका जो एक पुत्र और एक बहू भी थी। खेतीबाड़ी से परिवार को चलाते थे और सन्यासी की तरह जीते थे। वे कबीर को साहब मानते थे और उनके ही गीत गाते। अर्थात हम सभी जानते हैं कि कबीरदास जो हिंदी साहित्य के महान रचनाकार हैं, जिन्होंने कबीर बीजक जो रचना लिखी, तो उनको जो मानते थे, यानी कि बाह्य आडंबरों का जिस भी राइटर ने प्रयोग किया है तो वो थे कबीरदास। बाह्य आडंबर का अर्थ है कि जैसे पाथर पूजा हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यानी कि जो हमारी बाहरी जो परंपराओं का विरोध करने वाले जो राइटर थे कबीरदास, तो उनको मानने वाले थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। उनका जो व्यवहार सीधा और सच्चा था। वे न तो झूठ बोलते थे और न ही किसी से लड़ाई झगड़ा करते थे। अब जो बिना पूछे किसी भी चीज को स्पर्श भी नहीं करते थे और न ही दूसरे के खेत में सोच आदि करने चले जाते थे। उनके खेत में जो भी अनाज पैदा होता था
और उसे अपने सिर पर लाद कर कबीर के दरबार में ले जाते थे और वहाँ से प्रसाद के रूप में जो भी मिलता था उससे ही अपना घर चलाते थे। यानी कि क्या कि जो अपना जो सारा जो अनाज था वो कबीर के दरबार में ले जाकर और वहाँ से जो उसे मिलता, अर्थात जो अपना जीवन चक्र चलाने के लिए, तो उसी का जो इस्तेमाल करते थे। और आषाढ़ के महीने के बाद जब वर्षा होती थी तो सभी लोग खेतों की धान की रोपाई कर देते थे और बाल गोविंद भगत भी अपनी धान की रोपाई है संगीत में स्वर, यानी कि जब वो धान की खेती कर रहे होते तो संगीत अर्थात गाते हुए करते थे। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो 80% जो जनसंख्या है हरियाणा की, तो वो कृषि से रिलेटेड है। तो वहाँ पर लोग उमंग के साथ इस प्रकार के कार्य करते हैं क्योंकि आधी से ज़्यादा वो कृषि के कार्यों में लिप्त हैं। तो वहाँ पर जो इस प्रकार की स्त्री जो पुरुष है वो अपना नाच गाकर अपना जो टाइम जो अपना बिताती हैं। सभी स्त्री पुरुष और बच्चे उनके गीतों को गुनगुनाने लगते थे और रोकने करने वालों में एक यह विशेष प्रकार का जोश होता था और उससे उमंग भी आती थी। अब भादों की अंधेरी में जब मूसलाधार वर्षा खत्म होती, भादों का अर्थ होता है कि यानी कि भादो देशी महीना, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो रक्षाबंधन के जो बाद जो सावन का महीना समाप्त होने के पश्चात जो भाद्रपद लगता है वो भादों का महीना बोलते हैं और जिसमें जो वर्षा है वो अपने चरम पर होती है। और जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी और गुगा नवमी का जो त्यौहार मनाते हैं तो इसी महीने में मनाते हैं। तो आजकल भी हमने जैसे अभी पिछले 2-4 दिन पहले जब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई थी और हमने गोगा नवमी भी मनाई थी, तो इसे अब जो वर्तमान में भी भादों का महीना चल रहा है। अब भादों की अंधेरी रात में जब मूसलाधार वर्षा खत्म होती थी तब झिल्ली की झंकार और मेंढकों की टट्टर की आवाज की परवाह न करते हुए बाल गोविंद भगत खेजड़ी बजाते हुए गाने लगते हैं। अब झिल्ली की झनकार और मेंढकों की टट्टर की आवाज, हम सभी जानते हैं कि मेंढक है वो वर्षा होने के पश्चात जो शाम को अपनी जो आवाज जो करते हैं वो टट्टर की आवाज, और अपनी खंजड़ी एक ऐसा जो वाद्य यंत्र होता है जिससे भी व्यक्ति अपने जो शुरू में उससे ही गाते हैं। और अंधेरी रात में जो उनका गीत है सभी को चौंका देता था। जब सभी लोग सो जाते थे तो बाल गोविंद भगत सबको सचेत करते हुए गाने लगते थे। कार्तिक के महीने में जब वे एक उसके पास की जो नदी है उसमें स्नान करने के बाद जब प्रभात फेरी करते थे, प्रभात फेरी का अर्थ है कि यानी कि प्रातः उठकर जहाँ स्नान करना। माघ के महीने में खून जमाने वाली ठंड पड़ती थी। माघ का महीना हम सभी जानते हैं कि जो जनवरी का जो महीना होता है वो माघ का महीना होता है। और तो लेकिन वे पूर्व की तरफ से मुंह करके चटाई बिछाकर उस पर बैठकर खंजड़ी बजाते हुए गाने लगते थे। तो माघ का महीने का भी वर्णन आया है इस लेसन में। माघ ये भी एक देशी महीना है कि जैसे जनवरी के महीने में यानी कि जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो जनवरी के महीने को ही माघ का महीना कहा जाता है देशी महीने के रूप में। तो जब भी वे क्या बजाते थे, अपनी खंजड़ी बजाते थे। गीत गाते गाते वे इतने मस्त हो जाते थे कि उनके जो मस्तक से पसीने की बूंदें हैं वो चमक जाती थी। और गर्मियों में जब वे घर के आंगन में जो आसन लगा लेते थे उनके कुछ प्रेमी भी वहां आ जाते थे और खंजड़ी और तालियों से की लय पर बाल गोविंद भगत गाते और पीछे पीछे जो उनके जो साथी थे वो गुनगुनाने लग जाते और धीरे धीरे उनका जो स्वर है ऊंचा होने लग जाता और लाल तथा स्वर के चढ़ाव के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लग जाते। शीघ्र तान पर उनका जो मन है हावी हो जाता और वे नाचने लग जाते। फलस्वरूप सभी लोग उनका अनुकरण करके नाचने लग जाते। बाल गोविंद भगत की संगीत जो साधना है वो अपने चरम और उत्कर्ष पर होती है और इनका जो एक इकलौता बेटा था
जो मर गया, यानी कि एक ही बेटा था वो भी मर गया। वह आरंभ से ही बड़े सुस्त और कमजोर था। बाल गोविंद भगत उसका खूब ख्याल रखते थे और बेटे की शादी और उन्होंने एक बड़ी ही सुशील कन्या के साथ की थी, लेकिन उसका जो बेटा है सामूहिक मृत्यु का शिकार बन गया। आंगन में जब बेटे की लाश रखी हुई थी और फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए गए थे, लेकिन बाल गोविंद जो निमग्न होकर पुराने स्वर में गा रहे थे, तो वह यह नहीं कि वे पुत्र वधू की तरफ रोने की बजाय एक उत्सव मनाने के लिए अपने पुत्र वधू को कह रहे थे, अर्थात अपने बेटे का शोक न करते हुए वो जो बेटी जो उनकी जो बेटी थी अर्थात अपनी पुत्र वधू थी उसको एक उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। और उनका कहना था कि आत्मा और परमात्मा का मिलन मुझसे बढ़कर और कोई आनंद नहीं होता। वे सोचने लगे कि शायद यह वह पागल हो गया है, लेकिन वह जो कुछ कर रहा था वह पूर्ण रूप से सत्य था। अब जो बाल गोविंद भगत है वो उनका जो बेटा है उनके क्रियाक्रम की परंपराओं की परवाह न करते हुए पुत्र वधू से ही बेटे को उन्होंने अग्नि दिलवाई, और जैसे ही श्राद्ध की जो अवधि है वो पूरी हुई तो पुत्र वधू के भाई को बुलावा दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर दूसरी शादी कर दो। अब पुत्र वधू भगत जी की सेवा करने का जो उनका मन बना चुकी थी, लेकिन भगत जी का जो निर्णय था वह अटल था। अंततः वह निराश होकर मायके चली गई और बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। कितने कोस? 30 कोस। तो इस जो लेसन में है वो 30 कोस, यानी कि इस लेसन में जो देशी जो वर्ड है उनका ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए जाते थे और वे घर मतलब खाकर चलते थे, लौटकर ही घर खाते, यानी कि रास्ते में कुछ भी नहीं खाते थे। आखिरी बार जब वे गंगा स्नान करने चले गए तो वहां से वो घर आकर जो बीमार रहने लगे और उन्होंने अपना खाना पीना वो त्याग दिया। और एक संध्या उन्होंने गाया कि उनकी आवाज़ बिखरी हुई दिखाई दे रही थी और सुबह होने पर लोगों ने उन्हें गीत गाते हुए नहीं सुना और इससे पता चला कि वो इस संसार से विदा हो गई है। तो रेखा चित्र में इसी तरह दर्शाया जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति, प्राणी या स्थान की जो का ऐसा रेखा चित्र लेखक द्वारा डाल दिया जाता है कि जो सुनने श्रोता को कि जो उसका जो चित्र जो श्रोता के कानों को इस तरह मतलब सुनाई दे या इस तरह का चित्र उभर जाए कि जिससे वो भुला न सके। तो आज हमने बाल गोविंद भगत जो लेसन है राम वृक्ष बेनीपुर द्वारा जो रचा गया है तो उस लेसन के विषय में पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो बाल गोविंद भगत है एक सन्यासी है और वो गृहस्थ भी है। 60 साल जो उसकी जो उम्र है, छोटी जो कद काटी है और इसमें भाद्रपद महीने का जो वर्णन किया गया है और इसके अतिरिक्त माघ के महीने का भी वर्णन किया गया है। और उसमें जो कबीर पंथियों का भी वर्णन किया गया है कि जो कबीर, जैसे हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में जो कबीर का जो योगदान है उसको कोई नहीं भुला सकता। और कबीर दास ही ऐसे राइटर थे जिन्होंने जो सामाजिक जो कुरीतियाँ थी उनका जो घोर तरह से उनका जो बाह्य डंबरों का खंडन किया। तो कबीरदास जी से रिलेटेड ही बाल गोविंद भगत को दर्शाया गया है, यानी कि उनके जो आदर्शों पर चलने वाला जो दिखाया गया बाल गोविंद भगत को। और बाल गोविंद भगत के चरित्र को इस प्रकार उभारा गया कि जो सामाजिक जो हमारे देश की कुरीतियां हैं वो समाप्त हो जाएं। और उन्होंने एक ऐसी परंपरा का भी खंडन किया जिसमें हमें जैसे पुत्र की मृत्यु के पश्चात जो पुत्र वधू है उसका जो दूसरे विवाह को भी दर्शाया गया। तो ये भी एक जो व्यक्ति के जो संकीर्ण जो सोच होती है उससे ऊपर उठकर जो मिलने वाला जो काम होता है तो वो भी दर्शाया गया। तो इस लेसन में जो हमारी सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनका खंडन किया गया और राइटर के द्वारा ऐसा जो कदम है वो महत्वपूर्ण है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत जो लेसन दिखाया गया है उसमें हमारी समाज
सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया गया है और एक नई सोच के का वर्णन किया गया। तो आज हमने बाल गोविंद भगत के विषय में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।